हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर की सीरीज़ में जैसे कि आपको पता है हम रिपोर्ट और इंडाइसिस और साथ ही ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स देख रहे थे। तो आज ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट 2 है। आज के लेक्चर में हम सितंबर 2020 की ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने जुलाई से अगस्त 2020 के ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है और उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सितंबर 2020 की ज्योग्राफी देखेंगे। हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी होने की वजह से आज और कल हमारा एक ही लेक्चर आएगा और मंडे से हम फिर से आपको डेली 2 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और इसी मंथ सारी करंट अफेयर्स पिछले 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, देखिए पॉलिटी की करंट अफेयर्स हमारी 1 साल की हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, चैनल पर मौजूद है। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स है पिछले 1 से 1.5 साल की, वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। हम आपको ज्योग्राफी, साथ ही साथ रिपोर्ट और इंडाइसिस और आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में, तो हम ये तीनों आपको प्रोवाइड करेंगे इसकी करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। आज के लेक्चर में हमें मेनली ये सारे टॉपिक देखने हैं: पेंटालैंड, वेटलैंड, क्रेट आइलैंड, त्रिपियात रिवर, गुरुप्रिया रिवर, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट और गैलापागोस आइलैंड्स। तो पहली न्यूज़ है हमारी पेंटालैंड वेटलैंड से। देखिए पेंटालैंड वेटलैंड्स हमारी एनवायरमेंट इकोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी की वहाँ जो डिक्रीज हो रहा है बायोडाइवर्सिटीज, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में थी पिछले साल। तो ये पेंटालैंड वेटलैंड कहाँ है? ये ब्राज़ील के वेस्टर्न रीजन में है। तो ये 12% यहाँ पर वनस्पति का वेजिटेशन का खात्मा हुआ है, इसलिए ये हमारी न्यूज़ में है। तो ये क्या है? ये एक प्राकृतिक क्षेत्र है। ये दुनिया के सबसे बड़े उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्र, ट्रॉपिकल वेटलैंड रीजन में, और दुनिया के सबसे बड़े बाढ़ वाले घास के मैदानों को शामिल करता है। यानी कि ये जो रीजन है, आपने देखा होगा साउथ अमेरिका का मैप, तो ब्राजील के जो साउथ वेस्टर्न रीजन में बोलीविया और पराग्वे है, यहाँ से लेकर ब्राजील के कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है। ये ज़्यादातर ब्राजील के हिस्से में है और लेकिन ये बोलीविया और पराग्वे के भी कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है। सन 2000 में इस पारिस्थितिकी क्षेत्र के हिस्सों को ब्राजील के पैंटानल के 1.3% क्षेत्र को क्या किया गया था? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसलिए भी ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पैंटानल संरक्षण क्षेत्र है, पैंटानल कंजर्वेशन एरिया। उसी वर्ष यानी कि 2000 में ही पैंटानल वेटलैंड को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। ये बायोस्फीयर रिजर्व वनस्पतियों और जैव विविधताओं का घर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ आपका यहाँ से एनवायरमेंट इकोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला न्यूज़ है हमारी क्रेट द्वीप, क्रेट आइलैंड। ये क्रेट आइलैंड कहाँ है? ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये तुर्की और ग्रीस के बीच यहाँ पर तनाव रहता है। ये आइलैंड जो है क्रेट आइलैंड, ये टर्की और ग्रीस के बीच डिस्प्यूट का हिस्सा है। यानी कि ये लैंड बॉर्डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये टेरिटरी को लेकर एक इशू है दोनों देशों के बीच। तो साइप्रस और ग्रीक द्वीप क्रेट के बीच समुद्र में सैन्य अभ्यास। तो ये क्या है? क्रेट द्वीप ये ग्रीक द्वीपों में सबसे बड़ा है, यानी कि जितने भी ग्रीक आइलैंड्स हैं उसमें सबसे बड़ा द्वीप है क्रेट आइलैंड। आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरह भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों, क्रेट द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ग्रीस के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है या ये सबसे बड़ा द्वीप है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है फैक्चुअल। सबसे अधिक आबादी वाला आइलैंड है ग्रीक आइलैंड का, यानी कि ग्रीक टेरिटरी के जितने भी आइलैंड हैं उसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला यह आइलैंड है। ये दिसंबर 1913 में ग्रीस का हिस्सा बना। एजियन सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि एजियन सी जो है ये आपका इसके दक्षिणी भाग में ये स्थित है क्रेट आइलैंड। साथ ही साथ एजियन को लीबिया सागर से अलग करता है, लीबियन सी से ये एजियन सी को अलग करता है। तो इसके बारे में कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। अगली न्यूज़ है हमारी प्रिपियात रिवर। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने चेतावनी दी है कि इसमें प्रिपियात निवन का निष्कर्षण यूक्रेन के। अब देखिए ये नदी कहाँ पर है? ये यूक्रेन की एक नदी है, यूक्रेन से होकर बहती है प्रिपियात रिवर। अब आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन कहाँ पर है। तो यूक्रेन आपका ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, यानी कि आपकी यूरोप रशिया के वेस्ट में आती है। तो
तो पिप्रियात नदी उत्तर पश्चिमी यूक्रेन से बहती हुई यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी नीपर नदी के साथ ये अपना संगम बनाती है और इसकी राजधानी कीव में स्थित है। यानी कि ये यूक्रेन की राजधानी कीव से होकर निकलती है। इस नदी के चारों ओर स्थापित अपवर्जन क्षेत्र से होकर गुजरती है। यानी कि यहाँ पर जो ड्रिलिंग हो रही है उस ड्रिलिंग की वजह से ये न्यूज़ में है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अभी यहाँ पर चेतावनी दी है, यानी कि अलर्ट जारी किया है कि इस नदी को खतरा है, यानी कि इसके पानी को दूषित होने का खतरा है निष्कर्षण की वजह से, ड्रिलिंग की वजह से। अब ये नदी पोलिश सीमा के पास उत्तर पश्चिमी यूक्रेन से निकलती है, पूर्व में यूक्रेन और फिर बेलारूस में एक समतल जंगली और दलदली बेसिन के माध्यम से होकर बहती है। ये कुछ इसके बारे में फैक्ट्स हैं। अब इस नदी पर एक बड़ी E40 परियोजना को बनाया जा रहा है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में E40 परियोजना जो न्यूज में थी वो उसको किस नदी पर बनाया जा रहा है। आपको कोई भारतीय नदी भी दी जा सकती है, आपको भारतीय नदी देकर भी कंफ्यूज किया जा सकता है। अब कुछ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में देख लेते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकने और ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए की गई थी जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब E40 परियोजना भी देख लेते हैं। ये जो है E40 परियोजना ये समुद्र में जाने वाले जहाजों को ब्लैक सी और बाल्टिक सी से जोड़ने की कल्पना करती है। यानी कि E40 जो प्रोजेक्ट है वो ब्लैक सी और बाल्टिक सी को जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है ताकि जिसके माध्यम से शिपमेंट की आवाजाही आराम से हो सके, किसी भी तरह की परेशानी ना आए। ये बाल्टिक पर पोलैंड में डास्क बंदरगाह, यानी कि बाल्टिक नेशन जो है आपको पता होगा, जो एड्रियाटिक सी के पास जो नेशन है, जितने भी राष्ट्र हैं, यानी कि इटली और यूरोप के जो बीच में जो सी है वो एड्रियाटिक सी है, और उसके एड्रियाटिक सी की जो ईस्टर्न कोस्ट पर जितने भी नेशन हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बाल्टिक नेशन। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, कंफ्यूजन हो गया इसमें। बाल्टिक नेशन जो है वो आपकी यूरोप की सीमा से, रशिया की सीमा से लगे हुए लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये सारे बाल्टिक नेशंस हैं। और एड्रियाटिक सी पर जो लगे हुए, ईस्टर्न कोस्ट पर जो लगे हुए नेशंस हैं, वो बाल्कन नेशंस के नाम से जाने जाते हैं। बाल्कन क्रस्ट, क्योंकि यहाँ पर बाल्कन क्रस्ट नाम की एक संरचना बनती है, वो भी आपके ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के नेशंस बाल्कन क्रस्ट के नाम से जाना जाते हैं। और जो रशिया के पश्चिम में स्थित देश हैं, यानी कि पूर्वी यूरोपियन देश, बाल्टिक नेशंस के नाम से जाने जाते हैं। तो बाल्टिक पर पोलैंड में डास्क बंदरगाह और काला सागर पर यूक्रेन में खैरसान के साथ इसे जोड़ने का प्रयास करती है ये E40 परियोजना। तो इसके बारे में आप कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम से देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है गुरुप्रिया नदी। तो ये क्या है? ये आपके ओडिशा में स्थित है गुरुप्रिया नदी। इसको जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र है पहले, अब उसको स्वाभिमान आंचल के नाम से जाना जाता है। उस जिले से यह होकर बहती है। इसका 2018 में उद्घाटन किया गया था। इसका निर्माण ओडिशा में गुरुप्रिया नदी पर किया गया। अब इसको मोबाइल कनेक्टिविटी, यहाँ पुल जो बनाया गया है मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये क्षेत्र कभी बीहड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, अब स्वाभिमान आंचल के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये बिल्कुल एक बंजर क्षेत्र था, लेकिन अब इसे नदी का निर्माण और बांध के निर्माण के बाद से क्या किया गया है? इसको एकदम उपजाऊ क्षेत्र बना दिया गया है। इसलिए अब इसे स्वाभिमान आंचल के रूप में जाना जाता है। और ये कौन सी नदी यहाँ से बहती है? गुरुप्रिया नदी। तो गुरुप्रिया नदी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। अब है क्रा नहर, क्रा कैनाल। अगली न्यूज़ है हमारी क्रा कैनाल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। ये आपकी थाईलैंड में स्थित है। ये क्रा परियोजना को खत्म करने की घोषणा की है थाईलैंड ने। तो ये क्या है? क्रा नहर। ये थाई नहर के नाम से भी जानी जाती है, या इसे इस्थमस नहर के नाम से भी जाना जाता है, गल्फ ऑफ इस्थमस। तो इस्थमस नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है, या आप मैप में देख सकते हैं। गल्फ ऑफ थाईलैंड से लगी हुई क्रा कैनाल है। तो इसको खत्म करने का अभी हाल ही में थाईलैंड के सरकार द्वारा फैसला किया गया है क्रा कैनाल को। तो क्रा कैनाल क्या करती थी? ये गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ने का प्रयास करती थी। इस गल्फ ऑफ थाईलैंड को यहाँ बे ऑफ बंगाल से जोड़ती थी, या आपका इसका उद्देश्य दक्षिणी थाईलैंड में क्रा इस्थमस के पार अंडमान सागर के साथ थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ना है। यानी कि आपको पता ही होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलकर कौन सा सागर आ जाता है? अंडमान सी आ जाता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल का रीजन आ जाता है। तो ये अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। तो इसको खत्म करने का अभी ऐलान किया गया है। अब इसका महत्व क्या है? ये नहर देखिए, आप ये देख सकते हैं, यहाँ क्रा कैनाल ये है, ये बहती है अंडमान सी से। ये क्योंकि पूरा लैंड लॉक एरिया है, यहाँ पर पूरा लैंड एरिया है, तो यहाँ पर क्रा कैनाल बनाई गई थी या बनाने का प्रस्ताव था। तो इसको अभी थाईलैंड के द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड से और अंडमान सी को ये जोड़ने का प्रयास करती थी।
तो इस ये नहर मलक्का जो स्ट्रेट्स है उसके माध्यम से पारागमन के लिए एक विकल्प प्रदान करेगी। यानी कि कभी चाइना का खतरा हो जाने पर अगर इस रूट को ब्लॉक कर दिया जाता है तो इस नहर के माध्यम से यहाँ पर आवागमन किया जा सकता है। तो जापान और चीन में तेल के शिपमेंट के लिए 1200 किलोमीटर का पारगमन को छोटा करेगी। यानी कि अगर जापान और चाइना के यहाँ से शिपमेंट आते हैं और यहाँ मलक्का स्ट्रेट से निकल कर जाते हैं, उसकी विपरीत अगर अल्टरनेट रूट के रूप में करा कैनाल को यूज किया जाए तो इस शिपमेंट को 1200 किलोमीटर तक का कम जर्नी करनी पड़ती है। इससे उनकी आपकी जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो खर्च है वो भी कम होता है। ये मलाय प्रायद्वीप में सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप के बीच एक संकीर्ण 890 किलोमीटर का पानी का फैलाव है स्ट्रेच है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग चैनल के रूप में कार्य करती है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक है। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये मलक्का स्ट्रेट के बारे में बात हो रही है। तो ये मलक्का स्ट्रेट के एक अल्टरनेट के रूप में प्रोवाइड होती है। अगला न्यूज़ है हमारी नाथुला पास यानी कि नाथुला दर्रा। ये भारत और चीन के बीच तनाव का क्षेत्र जो नाथुला है उसके साथ व्यापार प्रभावित हुआ है। भारत और चाइना के बीच तनाव के बाद ये नाथुला दर्रा से जो व्यापार होता था वो व्यापार हमारे यहाँ प्रभावित हुआ है। तो ये नाथुला कहाँ पर है? ये सिक्किम भूटान के ट्राई जंक्शन पर, सिक्किम भारत और चाइना के ट्राई जंक्शन पर स्थित है नाथुला पास। ये हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। सिक्किम को चीन में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी से जोड़ता है। यानी कि चीन में जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार की चुंबी घाटी से ये जोड़ता है। चीन और भारत के बीच व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। चीन और भारत के बीच जो 3 व्यापारिक सीमाएं हैं उन व्यापारिक सीमाओं में से एक है नाथुला दर्रा आपका, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम भूटान और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, ये ट्राई जंक्शन पर। इसके अलावा 2 और हैं। एक है हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश का शिपकीला दर्रा वो का, और दूसरा है उत्तराखंड भारत और नेपाल के इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर लिपुलेख दर्रा। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। ये 3 चौकियां हैं भारत और चाइना के बीच जहां से व्यापार किया जाता है। पहला है नाथुला दर्रा, यहां से व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये कहां पर है? ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। नाथुला दर्रा कहां पर है आपका? सिक्किम भूटान और तिब्बत बॉर्डर पर यानी कि चाइना बॉर्डर पर। दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश में शिपकीला पास, और तीसरा है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड नेपाल और चाइना तीनों के ट्राई जंक्शन पर आपका लिपुलेख दर्रा। तो यहाँ ये 3 दर्रे हैं जहां से भारत और चाइना के बीच व्यापार किया जाता है लैंड रूट के थ्रू। अब 1962 में देखिए इस नाथुला दर्रा को, जो नाथुला दर्रा सिक्किम पर है, उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की तीर्थ स्थलों की दूरी को कम करने के लिए और भारत चीन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया था। भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार लाने के लिए दोनों सेनाओं के बीच ये नियमित यहाँ पर परामर्श और बातचीत होती है। और ये 5 सीमा कार्मिक बैठक बिंदुओं में से एक है। अगली न्यूज़ है हमारी मेकादातु परियोजना, मेकादातु प्रोजेक्ट। ये कहाँ है? ये कर्नाटक सरकार की परियोजना है, कावेरी नदी पर स्थित है और इसको निर्माण की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। मेकादातु का अर्थ होता है बकरी की छलांग। देखिए कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ भाषा में मेकादातु का मतलब होता है बकरी की छलांग, यानी कि बकरी जो छलांग मारती है उस छलांग मारने को क्या कहा जाता है? मेकादातु। तो उसी के नाम पर यहाँ पर परियोजना का नाम रखा गया है। ये परियोजना कावेरी नदी पर बनाई जा रही है। आपसे बांध और उन पर जब बनाने वाली परियोजनाओं का भी कभी कभी क्वेश्चन, स्पेशली पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, कि कौन सी परियोजना किस बांध पर या किस नदी पर बनाई गई है। सहायक नदी अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित है। ओंटी गोंडलू प्रस्तावित जलाशय स्थल है जो कर्नाटक के रामनगर जिले में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच है। अब इसमें कुछ डिटेल एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ये 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है। परियोजना के माध्यम से 400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का भी प्रस्ताव है। देखिए कोई भी बांध अगर बनाया जाता है तो उसके मेनली 2 तो रीजन हर हालत में होते हैं। एक तो होता है पीने का पानी उपलब्ध कराना, क्योंकि जो पानी होता है बांध के अंदर वो नदियों द्वारा आता है और नदियों से द्वारा जो पानी आता है वो पीने का पानी होता है, यानी कि साफ पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है। तो उस पानी को स्टोर करने का एक उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य बांध बनाने का ये होता है ताकि उसकी फोर्स से, मैकेनिकल फोर्स से उस बिजली का उत्पादन किया जा सके। अब इस परियोजना को पहली बार 2017 में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। वो कुछ इसमें एक्स्ट्रा डिटेल बताई गई है। अब कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये नदी दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी देखिए जो दक्षिण भारत की मेनली 4 बड़ी नदियां हैं उनका जो आपको नॉर्थ टू साउथ क्रम याद होना चाहिए। महानदी है, महानदी, उसके बाद गोदावरी,
गोदावरी, फिर आपकी कृष्णा, कृष्णा और उसके बाद है कावेरी। इसी तरह ये क्रम है नॉर्थ टू साउथ, सबसे ऊपर है महानदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, और इसी तरह से ये अपने डेल्टा या बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो है नदी बेसिन इसका 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि हम कावेरी की बात कर रहे हैं, कावेरी नदी का जो बेसिन है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा एरिया तमिलनाडु में है 43,000 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद कर्नाटक में 34,000, फिर उसका केरल में 2,000 के आसपास, और एक केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि पुडुचेरी में इसका बेसिन एरिया है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, हेमवती, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी के कावेरी नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां हैं या कौन सी सहायक नदियां निम्नलिखित में से नहीं हैं। तो हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, अमरावती, नोयिर और भवानी, ये नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये कहाँ पर गिरती है, ये होगेनकल जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात में अपना जल विसर्जन करती है, यानी कि होगेनकल जो वाटरफॉल है, होगेनकल वाटरफॉल, उसमें अपना जल विसर्जन करती है। बांध कहाँ है, तमिलनाडु में सिंचाई और जल विद्युत के लिए मैट्टूर बांध का इस पर निर्माण किया गया है, यानी कि इसमें एक और बांध है कावेरी नदी पर, एक बांध कहाँ पर बनाया गया है, तमिलनाडु के अंदर, क्या नाम है उसका, मैट्टूर बांध, तमिलनाडु के अंदर जो बनाया गया है वो मैट्टूर बांध है। और अभी जो कावेरी पर बनाया जा रहा है वो कौन सा है आपका, वो आपका मेकादातु प्रोजेक्ट है, मेकादातु बांध। अगली न्यूज़ है हमारी इतोशा पैन। इतोशा पैन क्या है, ये इतोशा पैन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन ने अफ्रीका में इतोशा पैन को कैप्चर किया है, यानी कि जो नासा की एक यूनिट है, संयुक्त राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की एक यूनिट है। इसने क्या किया है, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए अफ्रीका के नामीबिया में, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कंट्री में, यानी या साउथ वेस्ट कंट्री भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर नामीबिया में एक इतोशा पैन, एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना देखा है, फिनोमिना नहीं बल्कि ज्योग्राफिकल भू आकृति देखी है इतोशा, जिसको इतोशा पैन नाम दिया गया है। तो ये क्या होता है इतोशा पैन, ये नामीबिया के उत्तर में कालाहारी बेसिन में एक बड़ा एंडोरेइक नमक पैन है, यानी कि लवण कुंड है। ये क्या है, एंडोरेइक है, एंडोरेहिक है, और ये क्या है, एक साल्ट पैन है। साल्ट पैन क्या होते हैं, यानी कि खारे पानी का एरिया है। ये क्या होता है, ज़्यादातर सूखा होता है, लेकिन भारी बारिश के बाद पानी की पतली परत इसमें आ जाती है और खनिज जमा द्वारा भरे ये इसमें नमकीन पानी पाया जाता है, यानी कि खारा पानी पाया जाता है। इसका संरक्षण क्या है, ये नामीबिया के दूसरे सबसे बड़े वन्यजीव पार्क एटोशा नेशनल पार्क का हिस्सा है, इसलिए इसका नाम एटोशा पैन रखा गया है। एटोशा नेशनल पार्क का हिस्सा है, इसलिए इसका नाम एटोशा पैन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्र भूमि के रूप में भी नामित किया गया है, यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रामसर वेटलैंड में शामिल है, ये रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर वेटलैंड का हिस्सा है। अब एंडोरेहिक बेसिन क्या होते हैं, ये एक बंद जल निकासी बेसिन है, यानी कि ये एक ऐसे बेसिन होते हैं, ऐसे पानी के क्षेत्र होते हैं जहां पर जल की निकासी नहीं होती है, यानी कि वो पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं, कहीं से भी पानी का रिसाव नहीं होता, निकलने की जगह नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है। और पानी के अन्य बाहरी निकाय, यानी कि बाहरी जितने भी सोर्सेज हैं पानी के, चाहे वो समुद्र के जरिए हो चाहे वो नदियों के जरिए हो, उसमें बिल्कुल आवाजाही नहीं होती है इसमें, इसलिए यहाँ का पानी खारा होता है। और अगर आपने ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो वाटर बॉडीज लैंड लॉक्ड होती हैं, यानी कि उसमें किसी भी तरह के पानी की निकासी का रास्ता नहीं होता है, या ना पानी के आवागमन का, ना तो पानी आ सकता है ना पानी जा सकता है, तो ऐसी वाटर बॉडीज का पानी कंपैरेटिवली खारा होता है, ज्यादा खारा होता है। तो यही इसकी वजह है। अब इसमें ना तो पानी आने के लिए कोई रास्ता है ना पानी निकलने के लिए, तो इसमें यहाँ का जो वो है लवणीयता जो है, यानी कि आपकी सैलिनिटी जो है वो सैलिनिटी वहां पर बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जब नदियों का मीठा पानी आकर नहीं मिलेगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वाष्पीकरण के द्वारा जब पानी एक्स्ट्रा भाप बनकर उड़ जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, तो जितनी भी सैलिनिटी है वो और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगी, यानी कि पानी कम हो जाएगा और जो सैलिनिटी है उसका कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो बेसिन होते हैं एंडोरेइक बेसिन, वो ज़्यादा सैलिनिटी वाले होते हैं, साल्टिक होते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी ओ स्मार्ट योजना। अब ये क्या है, ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। ओ स्मार्ट ये किसकी योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अभी ये है क्या, इसे क्या कहते हैं, द ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस, महासागर सेवा प्रौद्योगिकी अवलोकन संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान, ये इस योजना का पूरा नाम है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक छत्र योजना है, यानी कि अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना कौन सी होती है, जिसके अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी योजनाएं चलती हैं। अब इस योजना के उद्देश्य क्या है, ये भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ में समुद्री जीवन संसाधनों और भौतिक पर्यावरण के साथ
उनके संबंधों पर जानकारी उत्पन्न करना और नियमित रूप से अद्यतन करना, अद्यतन मतलब अपडेट करना, ये इसका उद्देश्य है। भारत के तटीय जल के स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए समय समय पर समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर की निगरानी करना, प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियों के कारण तटीय कटाव के आकलन के लिए तटरेखा परिवर्तन मानचित्र विकसित करना, भारत के आसपास के समुद्रों से रियल टाइम डेटा प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक महासागर अवलोकन प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करना, तटीय अनुसंधान के लिए उपग्रह डेटा के सत्यापन के लिए एल्गोरिदम विकसित करना और तटीय अनुसंधान में परिवर्तनों की निगरानी करना। मध्य हिंद महासागर बेसिन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को आवंटित 75,000 वर्ग किलोमीटर के स्थल में 5500 मीटर की पानी की गहराई से पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स की खोज करना, ये इसके उद्देश्य हैं। अगली न्यूज है हमारी शिंकुल्ला सुरंग, शिंकुल्ला टनल बनाई गई है। ये कहाँ पर बनाई गई है? पहले तो ये सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ये शिंकुल्ला सुरंग परियोजना पर काम शुरू किया गया है। ये क्या है? ये भारत के एक पहाड़ी दर्रा है, यानी कि ये एक पास है, पहाड़ी हिली पास, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित, यानी कि लद्दाख रीजन जो है हमारे भारत का जो लद्दाख रीजन है और लद्दाख रीजन और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर स्थित है। कहीं दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग है, 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है और ये दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग है। आगे है इसमें किसके द्वारा निर्मित है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके लाभ क्या है? ये जास्कर घाटी में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी और इस सुरंग के पूरा होने में मनाली कारगिल हाईवे साल भर खुला रहेगा, यानी कि सुरंग के पूरा होने के बाद मनाली कारगिल जो हाईवे है वो 12 महीने चलेगा और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच भी यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, यानी कि रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। अगली और लास्ट न्यूज है हमारी आज की, दुर्गम चेरेऊ झील। दुर्गम चेरेऊ लेक क्या है? ये राज्य मंत्री ने दुर्गम चेरेऊ झील को पर बने हुए केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है। अब ये कहाँ पर है? रेंगारेड्डी जिला तेलंगाना में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दुर्गम चेरेऊ झील तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में इस झील पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये राय दुर्गम चेरू के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस झील को किस नाम से जाना जाता है? राय दुर्गम चेरू। देखिए दुर्गम, इसका नाम ही दुर्गम है, तो दुर्गम चेरू झील तेलंगाना में स्थित है, राय दुर्गम चेरू के नाम से जाना जाता है। कुतुब शाही डायनेस्टी के समय इसको बनाया गया था। गोलकुंडा किले के निवासियों के लिए पीने के पानी के स्रोत के रूप में इसको बनाया गया था। आपको पता होगा, आपने पढ़ा ही होगा, गोलकुंडा जो शासन था, कुतुब शाही शासन, वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रीजन में फैला हुआ था। तो यहाँ पर कुतुब शाही डायनेस्टी ने इसको बनवाया था, वहां के निवासियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इसको बनाया गया था। अब इसको गुप्त झील के रूप में भी जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से चट्टानों के बीच छुपी हुई थी। काफी समय तक इस झील का पता ही नहीं चल पाया। एक तरफ इसमें जुबली हिल्स थी और दूसरी तरफ माधापुर हिल्स, यानी कि एक तरफ इसमें जुबली हिल्स है और दूसरी तरफ इसमें माधापुर हिल्स हैं। तो ये दोनों के बीच बिल्कुल एक तरह से लॉक्ड झील है और इसको गुप्त झील के यानी कि सीक्रेट लेक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे राय दुर्गम चेरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने सितंबर 2020 की ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर की है। अगले लेक्चर में हम आपको अक्टूबर और नवंबर से रिलेटेड 2020 से रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ मंडे को हम आपको रिपोर्ट और इंडाइसिस पर लेक्चर 3 आएगा, जिसमें हम मई 2021 से के जितने भी रिपोर्ट और इंडाइसिस हैं उसको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।